यस वी आर लाइव नाउ। अभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ कीवर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स आप इनको कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हो, कुछ टर्म्स कह सकते हो जिनके माध्यम से पेपर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि यही इनके साथ एक कैच ये है कि वो डिस्क्लेमर वाली लाइन के सेम वर्ड नेगेटिवली भी काम में आ सकता है, कई बार ऐसा होता है, तो उस चीज़ को भी हम ध्यान में रख करके चलेंगे कि कैसे कोई वर्ड उल्टा पड़ सकता है, कि रट्टे नहीं लगाने हैं, उसको समझना है ना। और ये कई साल पहले हमने किए थे, अभी हम फिर से कर रहे हैं एक नए रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। बीच में मैंने इसको इसीलिए अवॉइड किया है, मैंने डिस्कशन करते हुए तो करती रहती हूँ बीच बीच में कि एक्टिव रखना है बच्चे को, ये करना है वो करना है, बट क्योंकि कई बार हम अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टर्म पे जाएंगे तो गड़बड़ होगी। तो सिर्फ टर्म पे नहीं जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है किस संदर्भ में पूछा है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हो। कंपैरेटिवली इजी बना देते हैं अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं तो ये शब्द आपके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद पेडागॉजी में महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में अभी ज़्यादा दिन है नहीं। स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। चलिए खैर, पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं या पहले ही टर्म से शुरू करते हैं, एकदम नीटली समझने की कोशिश करेंगे। अप्रोच डेवलप करनी है हमें कि इन टर्म्स को यूज कैसे करेंगे पेपर में। नहीं तो सेम टर्म, जैसे अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है, यानी अवसर देना, अवसर देना कैसे नेगेटिव बन सकता है, मैं अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी। ठीक है, तो समझते हैं कहानी क्या है। यहां पे जो पहला हमने, एक तरफ हमने नेगेटिव वर्ड्स को लिखा हुआ है जो रेड कलर से हैं ऑफकोर्स, और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव वर्ड्स कह लीजिए या जो सकारात्मक माने जाते हैं उनको ग्रीन से। ठीक, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड ही है। तो पहला जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इसी को आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो ये एकदम नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम लिखा हो, यानी मानकीकृत चाहे आकलन हो, मानकीकृत चाहे आपका किसकी हम बात करें, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन हो, निर्देशन हो, चाहे पाठ्यचर्या हो। बहुत माइन्यूट केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को ठीक माना जाए, बट बहुत रेयर केस है वो, अदरवाइज ये नेगेटिव ही चलेगा। ठीक, तो ये एक बात है, इसको हमको अवॉइड करना है, इसके साथ नहीं जाना है। इसका जस्ट ऑपोजिट है फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, ये बात मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, वो अच्छी बात है। कौन किस घर से आता है, कोई गरीब है, अमीर है, किस जाति, किस समुदाय, किस भाषा को बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम है सबके लिए, वो जो यूनिफॉर्म स्कूल की होती है। लेकिन टीचिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी होना इज नॉट द राइट थिंग, कि सबको आप वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे होंगे जो मुश्किल लगती होंगी, उनको चीजें थोड़ा स्लो सीखते होंगे, उनके लिए अलग मेथड डिफिकल्टी का, दूसरे बच्चे जो जल्दी सीख जाते हैं उनके लिए अलग। तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन, ना कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। या फिर स्टैंडर्ड का मतलब भी ये सुनने में अच्छा लगता है कि मानकीकृत, बट स्टैंडर्डाइजेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताएं, कि एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, दूसरा बच्चा है जिसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तीसरा बच्चा कोई और भाषा बोलता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जहां भी स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी की बात आ जाती है, वहां सबको हम एक ही रूप से देखते हैं, जबकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी, और क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी किस तरफ लेके जाती है हमें, ये लेके जाती है हमें रिजिडिटी की तरफ, जिसको हम कहते हैं ठोस होना या जिसमें लचीलापन ना हो। हमें जाना है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में, यानी विभेदी अनुदेशन में। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स। क्योंकि बच्चे की क्लासरूम कैसी होगी, डाइवर्स होगी, यानी ऐसी कक्षा होगी जहां विविध शिक्षार्थी हैं, मल्टीपल तरह के बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा है जो एक भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा है जो किसी अलग जाति समुदाय से आ सकता है, तीसरा बच्चा है जो वंचित समूह से भी आ रहा होगा। तो हर तरह के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी है, विविधता है क्लास में, सब एक जैसे नहीं है। तो कौन सा मेथड या पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बात वही है, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी मतलब शैक्षणिक रणनीति बेहतर होगी ऐसी क्लास में जहां विविधता वाले बच्चे हैं। सारे बच्चे वैसे भी सेम नहीं होंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी आपको क्या करना है, उचित समावेशन करना है। एकोमोडेशन बहुत ही प्यारा शब्द है कि आपको एकोमोडेट कर लेना है, एक तरह से इंक्लूड कर लेना है या चेंज कर लेना है अपने मेथड में या स्ट्रेटजीज में। बात तो सही लग रही है। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन, अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो एक ही मेथड से मूल्यांकन क्यों करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट क्यों करेंगे, नहीं करना है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ये तो एक तो संदर्भीकरण बहुत जरूरी है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक टर्म है जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी लिखा होता तो सही है, ये लिखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी अनम्यता या फिर रिजिडिटी एक तरह से।
यानी अप्रोच में या मेथड में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो परिवर्तन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जहां हम देख रहे हैं, यानी विभेदी अनुदेशन के जैसी जरूरत हो, नीड के आधार पे आप इंस्ट्रक्शन या मेथड को चेंज करिए। यह है रीजनेबल एकोमोडेशन में, यानी उचित समावेशन हम हर बच्चे का कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, उचित समावेशन या रीजनेबल एकोमोडेशन में क्या है, फ्लेक्सिबली आप, यानी लचीलापन है, आपके मेथड्स चेंज करते हैं आप आवश्यकता के अनुसार। तो ये एक बात हो गई, क्लियर है होपफुली ये बात। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत इंस्ट्रक्शन जो है, या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या असेसमेंट करिकुलम, इनको अवॉइड करके फ्लेक्सिबिलिटी या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, जहां डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के मेथड हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है भाई, हम 18-20 के करीब ये टर्म्स करेंगे और लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल बातें हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ओनली या फिर सेग्रीगेशन, जहां पे हमें ओनली ऑप्शन की तरफ लेकर के जाए, किसी एक ही तरफ झुका के रखा हुआ है पूरे क्वेश्चन को, पूरी बात को। ओनली या फिर सेग्रीगेशन, यानी ओनली में जनरली सेग्रीगेशन होता ही है, अलगाव होता ही है कि आप एक तरफ ले जाते हैं, कुछ बच्चों को अलग कर दिया है ना, या कुछ ही बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना क्लास में, वो गलत है। वहीं पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूजन यानी समावेशन, हर बच्चे को आप समावेशित करके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से आता हो, समुदाय से आता हो, पढ़ने में बहुत अच्छा गिफ्टेड हो, चाहे वो एवरेज हो। ठीक, अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। असर्शन है, यानी अभिकथन है आपका, जैसे पूछे जाते हैं, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है। समावेशी शिक्षा से सिर्फ फायदा जो है स्पेशल बच्चों का होता है, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई आपकी ऑडिटरी प्रॉब्लम है, या चलने फिरने से संबंधित कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन्हीं को फायदा होता है। नहीं, इंक्लूसिव का मतलब ये एजुकेशन फॉर ऑल, तो सिर्फ नहीं, यहां पे विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। जो ही लिखा हुआ है या ओनली लिखा हुआ है, क्लासरूम सबके लिए, ओनली के लिए नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए है। ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओनली अपने आप में ही नेगेटिव है। रीजन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इंपेयरमेंट। अगेन सेम बात कह दी इन्होंने कि जिन बच्चों को कोई भी एक दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, उन्हीं के लिए है। नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिविटी तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव ही है। तो बोथ फॉल्स हो जाएंगे यहाँ पे, सिंपल, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आगे बढ़ेंगे तो हमको समावेशन की तरफ जाना है, ना कि अलगाव की तरफ। इसी से एक और शब्द निकल के आता है, सोशल एक्सक्लूजन, जिसका जस्ट ऑपोजिट होगा इंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव है। एक्सक्लूजन या अलग थलग करना, समाज से एक तरह से बहिष्कृत करना या अलग करना। एक ग्रुप आपने बच्चे का अलग बना दिया, वो बच्चे जो बहुत अच्छे हैं उनको अलग बिठा दिया, बाकी बच्चों को अलग बिठा दिया, ये काम हमें नहीं करना, ये नेगेटिव टर्म है एक। सोशल एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन चाहिए हमको, यानी ग्रुप में या बच्चे जितने भी क्लास में हैं उन सबको एक साथ लेकर के चलना है, समावेशन करना है, ना कि सेक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है। ये सारे वर्ड्स, सेग्रीगेशन हुआ, सोशल एक्सक्लूजन हुआ, ये आपका सेक्लूजन हुआ, ये नेगेटिव शब्द हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड टीचर्स शुड प्रैक्टिस, यानी अलग अलग जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, और बात हो रही है अलाभान्वित परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं बच्चे, यानी बच्चे जो हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, यानी वंचित हैं किसी भी आधार पे। हो सकता है समाज में उनको उस तरह से एक्सेप्टेंस ना मिली हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, इस आधार पे समाज ने अलग रखा हो। तो डिसएडवांटेज्ड बच्चे को क्या करेंगे हम, सोशल एक्सक्लूजन करेंगे? नहीं, सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है हमको, क्या करना है, समावेशन करना है। सोशल मार्जिनलाइजेशन, अगेन वही नेगेटिव वर्ड हो गया कि आपने हाशिए पर रख दिया और उनको अलग थलग कर दिया। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम अभी पढ़ा ही था कि ये नेगेटिव है, सबके लिए सेम नहीं होगा, मेथड, सिलेबस, सब कुछ उसमें चेंजेस या हर एक बच्चे के लेवल के हिसाब से हो, अलग अलग बच्चों के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस हर बच्चे के लिए अलग होता है, बट सिलेबस में हर बच्चे की नीड को ऑलरेडी समाहित करके वो बनाया जाता है। ठीक, डिफरेंशिएटेड करिकुलम में तो सारी ही एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो अगर एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे, तो उसको भी आप किसी जो भी गेम खिला रहे हैं तो उसको भी इन्वॉल्व कर सकें, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम मेथड। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ अपनाई जाएगी। वो बच्चा जो हाशिए पर है, डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है या कोई भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि इंक्लूड हमको सबको करना है, क्लास में इंक्लूजन चाहिए, ना कि सोशल एक्सक्लूजन। तो विभेदी अनुदेशन यानी वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पढ़ा पाना, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग तरह से सिखा पाएं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंक्लूजन से संबंधित, आईईपी कहते हैं, जिसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शैक्षिक परियोजना या पाठ योजना, जिसमें आप स्पेशल बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेसन प्लानिंग बनाते हैं या प्लान करते हैं। आते हैं आगे, रिजिडिटी, ये तो बहुत ही कॉमन है, जमानों भर से आ ही रहा है कि रिजिड नहीं होना है आपको अपनी अप्रोच में, यानी अनम्य नहीं होना है,
ठोस नहीं होना है, जिसमें कोई परिवर्तन संभव ना हो, फ्लेक्सिबल होना है। तो जहां रिजिडिटी लिखा हो उससे दूर भाग जाना है। अप्रोच कैसी रखनी है, लचीलापन रख रहे हैं अप्रोच में, जहां मेथड में जरूरत हो चेंज की, जहां एनवायरमेंट में जरूरत हो चेंज कर देना है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक तरीका काम नहीं कर रहा दूसरा तरीका अपनाएंगे। रिजिडिटी है बस एक ही ढंग है और उसमें भी बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन है टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। देखिए क्रिएटिविटी है मतलब कुछ नया करना, और नया करना रिजिडिटी से बिल्कुल दूर है। अगर आप एक ही तरीके पर अटके हैं तो नया कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये पहचानना है क्रिएटिव बच्चों की। रिजिडिटी होगी आइडियाज में, अगर रिजिड होंगे एक ही तरह से सोचेंगे तो नए आइडियाज आएंगे नहीं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर आता है हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी बोर्डम के लिए उनमें बहुत सहिष्णुता होती है, यानी बोर हो सकते हैं वो, तो फिर कुछ नया सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। कोई कह रहा है वीडियो रुक रहा है, यहां से तो ठीक चल रहा है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके थॉट में। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था, वो जो 100 क्वेश्चन जब किए थे याद कीजिए आप, है ना। हमको ओपन एंडेड थॉट चाहिए, दिशाओं में सोच पाए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम नहीं, अगर ये बोर होते रहेंगे तो फिर तो कुछ नया प्लान ही नहीं करेंगे। तो विचारों में लचीलापन ज्यादा बेहतर है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले। तो रिजिडिटी नहीं, लचीलापन चाहिए, मल्टीपल तरह के सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोच पाना, ओपन एंडेड थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सबसे जुड़ा हुआ है आपका क्रिएटिविटी, रिजिड होने से नहीं। नेक्स्ट है रोट लर्निंग, इससे हमको बचना ही होता है कि एक है रट्टाफिकेशन, तो रटंत विद्या चलंत नहीं, तो ये नेगेटिव है, और दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, जिसकी बात प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर ये सब करते हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग जहां पे है वो पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं रोट लर्निंग की, रटंत विद्या की, आपकी रटकर सीखने की, तो वो नेगेटिव है, उससे आपको बच्चे को बचाना है। आपका पूरा करिकुलम जो है वो रटने से बचाने के लिए ही है। वीडियो क्लियर नहीं है मैम, बफरिंग, आज ये शिकायत काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट यहाँ से तो चीज़ें ठीक ही हैं भाई, है ना, यहाँ से चीज़ें एकदम ठीक हैं। तो आप लोग अपने वाला इंटरनेट चेक कर लें। चलिए, तो अगर हम देखें रोट लर्निंग, रट के सीखना नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग यस, अर्थपूर्ण अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, जब आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। तो रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए, तो अधिगम अच्छा हो जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स व्हाट, प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपके पूरे सिलेबस में सीटेट के अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी दंड और पुरस्कार के लालच या दंड के डर से सिखाना नहीं है, वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, उसमें बच्चा रटेगा ही, है ना। सेकेंड ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर देना। अब देखो ये एक अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर देना एक अच्छी बात है, एक दूसरे से बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी सीखने के तरीके पर विचार करना कि कैसे सीखा जा सकता है, इस पे बच्चा सोच रहा है, हाँ मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है ना। फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। अब देखो यहाँ अपॉर्चुनिटीज लिखा है और हमें लगता है अवसर देना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा और सिर्फ एक टर्म को रट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कई क्वेश्चंस में फंस जाता है इंसान, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव को ही रट के गया है, पढ़ के नहीं गया है, प्रॉपर पढ़ना भी है क्वेश्चन को। अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स, कॉम्पिटिटिव ईथॉस को बढ़ावा नहीं देना है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है कि गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, मुझे इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, आपको खुद से आगे निकलना है, या बच्चे को कोऑपरेशन सिखाना है, कंपटीशन नहीं, ठीक। तो एक ये चीज है। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, तरीके पे विचार करना कि सीखने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पे विचार करना, ये भी पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी पॉजिटिव है। हम सेकंड के ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्लैरिटी दी नहीं है कि रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, तो इसमें मेटाकॉग्निशन की तरफ ये लेके ज्यादा जा रहा है ना, जो कि पॉजिटिव ही होता है, परासंज्ञान जो है आपका रटने की बजाय, लेकिन बेहतर ऑप्शन आपका सेकंड ही है। तो यहां पे यही अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव हो गया, यहीं ये अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ था कंपटीशन के साथ तो नेगेटिव हो गया था। तो एक ही वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है यदि आप पूरा उसको पढ़ के नहीं समझेंगे किस संदर्भ में पूछा है। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, ये एकदम नेगेटिव मानी जाती है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, शिक्षक के हिसाब से सब कुछ तय होगा, खराब है। ये क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड, यानी चाइल्ड सेंटर्ड भी आप इसको कह सकते हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी जोड़ सकते हो, जहां बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है ना,
बफरिंग बफरिंग बफरिंग, कोई कह रहा है सही चल रही है। चलो आ जाओ इधर। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। देखिए लर्नर सेंटर्ड नहीं कहलाएगी ये कक्षा जहां पाठ्यपुस्तक सेंटर में है। लर्नर होना चाहिए सेंटर में, यानी बच्चा होना चाहिए सेंटर में, चाइल्ड होना चाहिए सेंटर में, ना कि पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक कई सारे रिसोर्सेज में वन ऑफ द रिसोर्स है, ओनली रिसोर्स नहीं है। तो ये तो हो गया गलत। रीजन क्या दिया है, स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। ये भी अपने आप में नेगेटिव है कि रिप्रोड्यूस करना, पुनरुत्पादन करना, मशीन थोड़ी आपके रट्टा लगा लिया और फिर ऐसे के ऐसे ही उसको पुनरुत्पादित कर दिया, रट के प्रोड्यूस कर दिया, नहीं। चलिए, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए, तो इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि टीचर सेंटर्ड नहीं, हमको चाहिए लर्नर सेंटर्ड, ना कि टेक्स्ट बुक या टीचर सेंटर्ड, जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस जहां आपको दिख जाए ये तो नेगेटिव ही है, इसको डिस्करेज करना लिखा हो कि हतोत्साहित करो इसके प्रयोग को, तब ये सही हो सकता है। देख रहे हो, एक वर्ड जो है मीनिंग चेंज कर देगा कि डिस्करेज स्टिमुलस रिस्पांस, तो बात सही है। लेकिन नॉर्मली जहां स्टिमुलस रिस्पांस दिख जाए, उद्दीपक और अनुक्रिया जिसको हम कहते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया दिख जाए, तो वो गलत है। इसमें रेक्टिफिकेशन, रोट लर्निंग होती है स्टिमुलस रिस्पांस से, इसीलिए इसको नेगेटिव मानते हैं हम। को कंस्ट्रक्शन जहां है, इसका ऑपोजिट है को कंस्ट्रक्शन, यानी साथ में मिलकर के ज्ञान की रचना कर रहे हैं बच्चे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, जैसे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे वो ज्ञान को रचित कर रहे हैं, मतलब रचना कर रहे हैं ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज व्हाट। देखिए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी, जहां बच्चे को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, को का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान की रचना कर रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। तो बात तो सही है, वाइगॉस्की यही कहते हैं, ज्ञान की रचना करना। और कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, बच्चा भी एक्टिव रहेगा। तो परमानेंट मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये तो व्यवहारवाद कहता है। इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन, हाँ ये बात पॉजिटिव है। हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस, तो जहां आ गया वो नेगेटिव ही है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ दो, कि उद्दीपक हो सकता है आपके लिए मार्क्स हो सकते हैं, उद्दीपक हो सकता है कि आपको तेज आवाज नहीं सुनना पसंद, टीचर की डांट नहीं खाना पसंद, तो आप इसलिए रिस्पांस दे रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो ये तो करना ही नहीं है। टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स, या रिवॉर्ड मिलेगा तो वो स्टिमुलस हो सकता है, रिस्पांस है आपका पढ़ाई करना क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, ये नहीं करना है। टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट हुआ, स्टिमुलस रिस्पांस हुआ, इनसे बचना है पूरे पेपर में, कहीं भी ये दिख जाए तो। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। को कंस्ट्रक्ट करना है यानी ज्ञान की रचना करानी है, बच्चे ग्रुप में सीख पाए हेल्पफुल तरीके से, एक दूसरे को हेल्प करके बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और टर्म भी है 8। फियरफुल एनवायरमेंट, आपको भय मुक्त वातावरण चाहिए, भयपूर्ण या भय से भरपूर वातावरण नहीं चाहिए। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए, यानी ऐसा एनवायरमेंट जो समृद्ध हो। समृद्ध मतलब बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके लाए, बच्चा जहां अपनी बात कह पा रहा हो। तो कैसा एनवायरमेंट चाहिए आपको, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए, ना कि फियरफुल एनवायरमेंट। तो डैश शुड बी, तो फियरफुल एनवायरमेंट एक नेगेटिव टर्म हो गया, वहीं कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही है। ठीक, डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, यानी क्या आधार होना चाहिए एक समृद्ध कक्षा के वातावरण का, यानी वो कक्षा जो बेहतर है, पॉजिटिव है। डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए क्या, पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पांस, ये चारों शब्द जहां दिख जाएं इनसे बचना है। क्लियरली मैं एक बार और मेंशन कर देती हूं ये बात कि हमको जहां पूरे पेपर में क्या दिख रहा है, कंडीशनिंग दिख रही है, मान लीजिए, है ना, क्या दिख रही है, कंडीशनिंग, अनुबंधन कहते हैं जिसको हम हिंदी में, कंडीशनिंग हो गई, रिवॉर्ड, पनिशमेंट यानी दंड और पुरस्कार, इन सबसे बचना है। ये हम स्कूल में यूज करते हुए दिखते हैं बट इनको यूज नहीं करना है। और क्या होगा, स्टिमुलस, रिस्पांस, ये ऐसे शब्द हैं जहां दिख जाएं इनसे बचना ही है, ये नेगेटिव हैं। इनके आगे अगर ये लिखा हो कि इनको डिस्करेज करना है या यूज नहीं करना है तभी ये पॉजिटिव संभव है, इनका पॉजिटिव होना, अदरवाइज ये नेगेटिव है। ठीक, तो कोऑपरेशन, कंपटीशन अगेन नेगेटिव ही है। कोऑपरेशन चाहिए हमको, इंडिविजुअलिज्म नहीं, यहाँ पे हमको कोलैबोरेशन चाहिए, यानी सहयोग और सहकारात्मकता के साथ बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके। सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाना, लेबल करना अपने आप में नेगेटिव है, एक्सक्लूजन में ही आ जाएगा जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था। तो एनवायरमेंट फियरफुल नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, ये तो आप जानते ही हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हम नेगेटिव देखते हैं, यानी बच्चे में अगर आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भरनी ही है
मोटिवेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी काम को शुरू करते हैं। आप मोटिवेटेड होंगे, अच्छा सीटेट करना ही है, तो किसी काम को आप शुरू करते हैं, फिर बनाए रखते हैं और फिर अचीव करते हैं उस उद्देश्य को। ये सारी प्रक्रिया मोटिवेशन में ही आती है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, हमें बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा भरनी है, इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हो आप इसको। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो ये बेहतर है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन अंदर है। ये क्यूरियोसिटी हो सकता है कि जिज्ञासा के लिए बच्चा सीख रहा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जॉय ऑफ लर्निंग के लिए सीख रहा है, एंजॉय करता है किसी चीज को, जैसे गिटार बजाना, पढ़ना, किसी चीज को जानना, तो वो इंटरनल है। तो इंटरनल मोटिवेशन जागृत करना पॉजिटिव बात है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जहां है वो पॉजिटिव है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन नेगेटिव टर्म है। क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंगेस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएंगे कैसे? पहला ऑप्शन है ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड। देखिए, रिवॉर्ड अभी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। पनिशमेंट अपने आप में नेगेटिव है। बचता क्या है? एक ही ऑप्शन है, फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की खुशी पे या आनंद पे, कि सीखने से जो आनंद मिलेगा उसको एंजॉय करना। यानी रीजन इसमें अंदर है, जहां भी रीजन बाहर है इसका मतलब बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात वहां हो रही है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटिटी व्यू या फिक्स्ड एबिलिटी। ये पिछले कई सालों से आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया समय के साथ। देखते हैं, एंटिटी या फिक्स्ड एबिलिटी व्यू की जब हम बात कर रहे हैं, एंटिटी व्यू या फिक्स्ड एबिलिटी यानी जो क्षमता है, आपकी एबिलिटी है, वो फिक्स होती है, यानी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक बच्चा जो फेल हो रहा है वो तो फेल ही होगा, क्योंकि क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती। ये गलत है, नेगेटिव है, ये एकदम बिल्कुल क्रॉस वाली बात है, यानी इसको हम एक नेगेटिव टर्म की तरह देखेंगे। वहीं इंक्रीमेंटल व्यू जो है उसको पॉजिटिव टर्म की तरह देखा जाएगा, कि एंटिटी का जो व्यू है, सॉरी एबिलिटी का जो व्यू है, उसको हम एंटिटी नहीं मान रहे हैं, यानी फिक्स नहीं मान रहे हैं, कि एक प्रोडक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। क्या है? इंक्रीमेंटल है, यानी अगर हम सीखना चाहें तो हमारी क्षमता बढ़ सकती है। इंक्रीमेंटल व्यू ये कहता है, और इंक्रीमेंटल व्यू क्या है? एक पॉजिटिव टर्म की तरह काम करता है, कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ये मानना है आपको। तो टीचर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज, एबिलिटी को हमको क्या मानना है? इंक्रीमेंटल मानना है, यानी उसमें परिवर्तन संभव है, इंक्रीमेंट संभव है, बढ़ोतरी संभव है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि बच्चा सीखे, मेहनत करे। एंड फेलियर एज व्हाट? तो इंक्रीमेंटल ढूंढ लो, फिक्स तो है नहीं। एबिलिटी फिक्स है तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जितना मिल गई उतनी क्षमता रहेगी, अब तो पढ़ना लिखना सब छोड़ दो, फिर नहीं। इंक्रीमेंटल है और शेमफुल और ह्यूमिलिएटिंग होना चाहिए एनवायरमेंट। फेलियर को ऐसे देखा जाना चाहिए कि यदि फेल हो गए तो बहुत शर्मनाक बात है, नहीं। यहां पे हम एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देख रहे हैं कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और फेलियर को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, यानी सुधार के अवसर के रूप में देखना फेलियर को, ऐसे हमको लेके चलना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, या नेक्स्ट टर्म क्या है? डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जिसको हम एक नेगेटिव टर्म मानते हैं, यानी गैर संदर्भीकरण बोलते हैं हिंदी में, और दूसरी तरफ है आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या फिर संदर्भीकरण। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या संदर्भीकरण, यानी संदर्भ से, जीवन से जोड़ दो, बच्चे की लाइफ से कनेक्ट कर दो। जिस भी चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो एक परिभाषा को भी आप जैसे ही उदाहरण से जोड़ देते हैं, संदर्भ से जोड़ देते हैं, तो वो समझ में आने लगती है। वहीं डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट के सामने ये डी लग जाए मतलब नेगेटिव हो गया टर्म, यानी आप जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, रटवा रहे हैं, रोट लर्निंग की तरफ ले जाएगा। तो डैश वुड बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर। बच्चे फेल होते हैं असफल होने की या विफल होने के लिए कौन सा एक ऑप्शन जिम्मेदार है? कि उनको पढ़ाया नहीं जा रहा मीनिंगफुल तरीके से, या गैर संदर्भीकरण हो रहा है, सिर्फ रटवाया जा रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग तो पॉजिटिव टर्म है, कि सब साथ में मिलकर ग्रुप में सीख रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम पॉजिटिव है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी संदर्भ में नहीं हम पढ़ा रहे, जो आपका करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो बच्चे के संदर्भ से, उसके जीवन से नहीं जोड़ पा रही है, उसका कोई संदर्भ ही नहीं है, बस रटवाया जा रहा है। तो ये कारण हो सकता है बच्चे के फेलियर का, कि उसको समझ में ही नहीं आ रही चीजें। मीनिंगफुल लर्निंग तो पॉजिटिव है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 12th टर्म है आपका स्टैंडर्डाइज्ड, और दूसरी तरफ है कल्चरली रिस्पॉन्सिव। अब स्टैंडर्डाइज्ड को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एक करके देख लेते हैं। टीजीटी का एग्जाम होगा कब, कुछ भी नहीं कह सकते इन एग्जाम्स को लेके अभी, देखिएगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत, तो ये नेगेटिव ही है हर जगह पे अगर आप देखेंगे। कल्चरली रिस्पॉन्सिव की अगर हम बात करें तो ये अभी नया टर्म है, कुछ
कुछ साल से ही, मतलब पिछले 1-2 बार से ही यूज करने लगे हैं पेपर में। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव का मतलब है डाइवर्स होनी चाहिए क्लासरूम और आप अलग अलग तरीके से सिखा पाए, है ना। तो बच्चे मल्टीपल बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो आप हर एक बच्चे को इंक्लूडेड फील करा पाए। रिस्पॉन्सिव है आपकी टीचिंग, आप अपने बायसेस पे नहीं चलते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत, तो इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे असर्शन क्या है, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव, यानी मेथड्स आपके कैसे होने चाहिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें। जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग त्योहार मनाने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर के जिम्मेदार आपके मेथड में परिवर्तन संभव है। बात तो सही है कि बच्चे की अलग अलग बच्चों की डाइवर्स नीड्स को आप कल्चरल बैकग्राउंड्स को शामिल कर पाएं, पॉजिटिव है ये तो, कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू, देखो एक तो ये ओनली आ जाए जहां, और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, दोनों ही नेगेटिव हैं भाई। आपको डिफरेंशिएटेड करिकुलम या मल्टीपल वेज फ्लेक्सिबल करिकुलम अपनाना पड़ेगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कल्चरली रिस्पॉन्सिव में मल्टीपल वेज अपनाने पड़ेंगे, ना कि एक ही तरीका या एक ही मेथड से आप सबको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका इक्विटी और इक्वालिटी, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं। समता, इसमें पैरिटी भी लिख सकते हैं, समता या बराबरी। और वहीं अगर हम बात बायस की कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात पक्षपात की कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी शामिल होती है। किसी भी एक तरफ आप झुके हुए हैं तभी बायस कहा जा रहा है आपको कि आप बायस्ड हैं किसी भी एक तरफ। वहीं इक्विटी और इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटी है समता, यानी नीड के अकॉर्डिंग समझना या एटलीस्ट बराबरी रख पाना जहां जरूरत हो, ठीक। तो स्टेटमेंट है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह, वो पूर्वाग्रह आपके स्टीरियोटाइप भी हो सकते हैं कुछ, या आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं ऐसा हो सकता है ना, कि आपको किसी जाति संप्रदाय या एक बच्चा है जो अच्छा दिखता है इसलिए आपको वो पसंद है ना, और प्यार से बोलता है तो इसलिए पसंद है, बाकी बच्चे नहीं पसंद है। आपको अपने बायसेस को भी चेक करना होगा, या एक अच्छी भाषा बोलता है तो आप उसके साथ उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा टीचर को खुद के बारे में भी। बात तो सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। ये बात भी अपने आप में एक टर्म है, फंक्शनल फिक्सनेस, कि आप समस्या समाधान नहीं निकाल पाएंगे यदि आप एक ही तरीके पे अटक गए, किसी चीज के एक ही सॉल्यूशन पे अटक गए। तो बात तो सही है, लेकिन ये दो अलग बातें चल रही हैं यहाँ पे, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट क्या है, तो बायस से बचना है, इक्विटी और इक्वालिटी की तरफ जाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप, देखिएगा जेंडर स्टीरियोटाइप आपके सिलेबस में 1 नंबर का जेंडर है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी लिंग एक सामाजिक भूमिका या संरचना के रूप में। नहीं तो स्टीरियोटाइप कई तरह के हो सकते हैं किसी जाति संप्रदाय व्यक्तियों को लेकर के, लेकिन जेंडर को लेकर के स्टीरियोटाइप का मतलब ही आपने पहले से प्री कंसीव्ड नोशन बना के रखे हैं, अपने दिमाग में एक कहानी बना के रखी है कि इस जाति के लोग, इस संप्रदाय के लोग, ऐसे दिखने वाले लोग, इस स्टेट के लोग, ये भाषा बोलने वाले लोग, या इस जेंडर के लोग, कि महिलाएं कमजोर होंगी या पुरुष जो हैं वो रंगोली में तो बहुत ही खराब होंगे, या म्यूजिक में अच्छे नहीं होंगे, डांस में अच्छे नहीं होंगे। तो ये सब क्या है, प्री कंसीव्ड नोशन है जो चले आ रहे हैं, पहले से रूढ़िबद्ध हो गए हैं, है ना। और ये बिल्कुल भी साइंटिफिक है, जरूरी नहीं है, ठीक। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का भी सेम ही है कि जो पहले से चला आ रहा है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को आप स्पोर्ट्स में मत डालिए, मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये सब स्टीरियोटाइप हैं, इनमें लॉजिक कुछ है नहीं, ठीक। तो जेंडर स्टीरियोटाइप की जब हम बात करें तो ये नेगेटिव है, आपको इससे बचना है। जेंडर इक्विटी की तरफ लेके जाना है, यानी समता की तरफ लेके जाना है, नीड के अकॉर्डिंग। नीड के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को डील करना है, ना कि जेंडर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इक्वालिटी यानी आपको अवसर समान देने हैं, जहां जरूरत पड़े आप बढ़ावा दे सकते हैं किसी एक जेंडर को, वो इक्विटी है, यानी नीड के अनुसार। कि जैसे रिजर्वेशन हम गवर्नमेंट जॉब में बिहार में अगर लड़कियों को मिल रहा है तो वो इक्विटी है ना। अगर दिल्ली गवर्नमेंट, अब तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, बट जब इन्होंने बस में फ्री किया था या मेट्रो में फ्री किया ट्रेन का टिकट फीमेल्स के लिए, तो वो भी इक्विटी से आता है कहीं ना कहीं, ठीक। या मेट्रो में, जो दिल्ली मेट्रो है, वहां एक जो पहला डब्बा है आपका वो आरक्षित है महिलाओं के लिए, यदि यानी रिजर्व्ड है, तो वो भी इक्विटी पे आधारित है, नीड पे आधारित है, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ और बहुत सारे मामले होते हैं, और भी बायोलॉजिकल चीजें भी हैं। तो सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वहीं जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हम जानते हैं, ठीक। तो प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशंस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, यानी विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण, कि अच्छा लड़कियों की तरह रो रहे हो, अगर रो रहे हो तो लड़कियों की तरह क्या, रो तो कोई भी सकता है, लेकिन ये हमने क्या बना दिया, पूर्व कल्पित सामान्यकरण बना दिया कि लड़कियां ही रोती हैं। तो अगर कहीं पे भी प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन है तो वो स्टीरियोटाइप कहलाएगा, जो चला आ रहा है पहले से, उसमें कोई लॉजिक नहीं है सच, ठीक। ये एक बात क्लियर हो गई। डिस्क्रिमिनेशन से भी बचना है। जेंडर आइडेंटिटी आप खुद को कैसे देखते हैं,
टाइपिंग है, जब जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है आप अगर वैसे ही रहते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। ठीक। बायसनेस, आप किसी भी तरफ झुके हो सकते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप वो है जो चला आ रहा है, प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से धारणाएं बनी हुई हैं जो। नेक्स्ट आपका टर्म है नेग्लेक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा रहा है कि आप जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, ओल्ड नॉलेज है जिसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, जो अपने घर से वो लेके आता है, उसको नेग्लेक्ट यदि कर देंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव बात हो जाएगी, अपने आप में नेगेटिव टर्म है। वहीं अगर आप बिल्ड ऑन करते हैं प्रायर नॉलेज पे या ओल्ड नॉलेज पे, बिल्ड ऑन बोले तो आप प्रीवियस नॉलेज को, पूर्व ज्ञान को बच्चे के एक नींव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नया सिखाने में, तो वो पॉजिटिव है। तो बिल्ड ऑन करना है आपको, जो नींव है उसके ऊपर इमारत बनानी है, ना कि ऐसा करना है कि नींव है ही नहीं या नींव को ध्यान में ही नहीं रखना है और फिर आप इमारत बनाने का सोच रहे हैं। नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जो प्रीवियस नॉलेज बच्चा अपना पूर्व ज्ञान जो भी वो घर से लेके आता है, क्योंकि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है। ठीक। अगर हम देखें, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, यानी शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल कब होते हैं? व्हेन देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड। यही तो नेगेटिव है कि आप प्रायर नॉलेज या पूर्व ज्ञान को बच्चे के डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, विंडो से बाहर ही फेंक दे रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं है, या नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, पृथक कर दे रहे हैं कि अच्छा जो भी तुम पहले से आता है तुम्हें वो किसी काम का नहीं है, उसको इग्नोर करो, कुछ नया ही बात कर रहे हैं। जबकि बच्चे के पूर्व ज्ञान को, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे जो भी वो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो सब कुछ ना कुछ तो वो सीख के ही आया है, क्योंकि 6 साल में यदि पहली कक्षा में भी आया है तो वो एक्सपीरियंसेस तो लेके आया होगा। तो आपको उस पर बिल्ड ऑन करना है, ना कि नेग्लेक्ट करना है। ठीक है ना बात। और नेक्स्ट है, दिव्या रो रही हैं, कह रही हैं खान सर, मैं वो न्यूज़ देख नहीं पाई हूँ, बट ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब खान सर के अरेस्ट को लेके, मैंने वैसे हेडलाइन देखी है बट मैं प्रॉपर नहीं देख पाई हूँ। देखो नेक्स्ट है एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, क्योंकि क्लास थी अभी। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, यानी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो एक्टिविटीज हैं वो संदर्भ से, यानी जीवन से जोड़ करके, एक सिचुएशन से जोड़ करके आप सिखाइए। चलो ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग इज रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन। रटना जहां पे आ जाएगा, ये रटन विद्या से संबंधित है कि बार बार ड्रिल, रेपिटेशन, मेमोराइजेशन, ये नेगेटिव वर्ड है। सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड। ना तो इग्नोर करेंगे आप बच्चे की नीड्स को, ना ही उनको नेग्लेक्ट करेंगे, ना उसकी पूर्व ज्ञान को, ना उसकी नीड को, ना बच्चे के इमोशंस को। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। बस सेकंड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे कि एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी गतिविधियों को जब बच्चे के संदर्भ से, उसके जीवन से जोड़ देंगे तो वो सही हो जाएगा। ओल्ड नॉलेज इंपॉर्टेंट है बच्चे की, नया ज्ञान प्रीवियस नॉलेज पे ही बिल्ड करना है। फिर आता है 1 नंबर का टॉपिक आपका जो हर बार आता ही है, और एक टर्म जिसको हम ध्यान में यहां रखेंगे, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस। बच्चे के अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट से बना है कॉन्सेप्शंस, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे के, उनको रॉन्ग ना कह के, कई बार होता है कि वो जिसको हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कहते हैं या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं, हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं। रॉन्ग का मतलब है कि बच्चे ने गलत अवधारणाएं बना ली, जबकि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे, सहज रूप से, इंट्यूशन के बेस पे क्या बनाए हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए कि उसको लगता है पानी का रंग तो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में तो पानी हरे रंग का देखा था। लेकिन साइंटिफिकली ये बात सही नहीं है तो ये रॉन्ग, लेकिन इसको रॉन्ग कहते नहीं है हम, क्योंकि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। तो हम इसको नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि ये ऑल्टरनेट तरीका है सोचने का, ये एक दूसरा तरीका है, जैसे वो अपने अनुभव के आधार पर देखता है। जैसे वो क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, उसको लगता है कि जो दूध है वो मदर डेयरी से या मिल्क बूथ से आता है, क्योंकि उसके अनुभव पर आधारित है। ये बात साइंटिफिकली ऑफकोर्स ट्रू नहीं है, लॉजिकली ट्रू नहीं है, बट वो उसको उसके अनुभव के आधार पर। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं इनको, ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहते हैं, है ना। तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहना अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है। नाइव कॉन्सेप्शन यानी उसके अनुभव पे, अभी उसको उतना ही अनुभव है, उस हिसाब से उसने बताया है। मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हो, है ना, कि ये जो है अभी अवधारणाएं जो है वो लॉजिकली या साइंटिफिकली सही नहीं है, या फिर आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह सकते हो। और इनको डिस्कशन के थ्रू ठीक कराया जा सकता है, डिस्कशन, डिबेट, ये सब अच्छा ही होता है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, तो ये ठीक है, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बनाता है, इनको रॉन्ग ना कह के इनको डिस्कशन करा करके हम ठीक करा देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, नेचुरल है, नॉर्मल है। तो असर्शन क्या है, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। ये जो मिसकॉन्सेप्शंस या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, ये एग्जांपल और नॉन एग्जांपल देकर के बहुत अच्छे से डील किए जा सकते हैं। एग्जांपल होते हैं जो डायरेक्टली उदाहरण है किसी चीज का, है ना, कि मैंने आपको कोयल का उदाहरण दिया और कहा कि वो एक बर्ड है। कोयल क्या है, एक बर्ड है, यानी एक पक्षी है, तो ये हो गया उदाहरण पक्षी का। लेकिन जब मैं आपको कह रही हूं कि
हेलीकॉप्टर जो है वो एक बर्ड नहीं है, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया जो क्लियर कर रहा है कि क्या बर्ड नहीं होता। तो नॉन एग्जाम्पल इनडायरेक्टली क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को, तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही जरूरी होते हैं अधिगम के लिए। इतनी बात सही है। और मिसकॉन्सेप्शन इससे क्लियर होते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर आपने एग्जाम्पल दिया अच्छा हरे रंग का पानी देखा है, पानी तो फिर पानी का आपने ग्लास लाया और उसमें अलग अलग रंग मिलाया, अलग अलग कलर हो गए। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल जब आप दोनों देते हैं तो मिसकॉन्सेप्शन क्लियर होते हैं बच्चे की, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। देखिए, तो ये बात तो सही है कि आपको एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वो जो डायरेक्टली किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, नॉन एग्जाम्पल जो उसके अराउंड आपको क्लैरिटी और दें, किसी टॉपिक को समझने में क्लैरिटी दें। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स। हाँ ठीक है कि आप अगर जैसे विपरीत उदाहरण अभी आपने दिए, डिस्कस किया कि अच्छा ये फिर तो पानी के रंग कई तरह के हो सकते हैं, डिस्कशन डिबेट ये सब होगा, बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट टर्म है कि लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन सामाजिकरण हो, अधिगम हो, विकास हो, इनको आप प्रोडक्ट की तरह ना देख के प्रोसेस की तरह देखते हैं, लीनियर ना देख के, रेखीय ना देख करके, हम क्या कहते हैं इसको, स्पाइरल या वर्तुलाकार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं एक एक करके। प्रोडक्ट के रूप में ना देख करके, प्रोडक्ट के रूप में ना देख करके, या लीनियर यानी रेखीय ना देख करके, कि स्ट्रेट लाइन नहीं है लर्निंग कि बस एक ही सीक्वेंस में सीधे सीधे होती चली जाएगी। ये क्या है, आगे पीछे जाता है। कई बार आप दो चीजें सीखते हैं, कई बार जीरो हो जाती है वो चीज, बिल्कुल नहीं आपको पता लगता कि अब आगे कैसे बढ़ूं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा, फिर से आप आगे जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बना करके, ठीक। तो प्रोसेस या स्पाइरल जो शब्द है यानी वर्तुलाकार या प्रक्रिया के रूप में देखना पॉजिटिव टर्म है, प्रोडक्ट के रूप में या लीनियर देखना, किसी चीज को एक सीधी रेखा में देखना नेगेटिव है। तो इन दोनों शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं मानेंगे हम, ठीक। प्रोडक्ट और प्रोसेस क्या भी समझेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी क्या लर्निंग आउटकम आया और क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उस पर ध्यान होना चाहिए। कितने परसेंट नंबर आए, टाइप्स जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, वो प्रोडक्ट की तरह कहीं ना कहीं देख रहा है अधिगम को। फिर अगर हम बात करते हैं रीजन की, इसका रीजन क्या है, लर्निंग इज, पहली बात तो ये नेगेटिव बात है, प्रोडक्ट की तरह नहीं प्रोसेस की तरह देखना है हमको लर्निंग को। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है और हमेशा क्या है, सीक्वेंस में ही होगी। देखो हमेशा सीक्वेंस में होगी ये कहना गलत है, जैसा मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है 2+2 रोज हर दिन बच्चा 2% ही सीख रहा होगा, सेम गति से सीख रहा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार आप ज्यादा चीजें सीखते हैं, उसके अगले दिन हो सकता है आपने 2 ही चीजें सीखी हो, उसके अगले दिन हो सकता है जो 2 सीखी थी उसमें भी कंफ्यूजन हो गया। तो आगे पीछे चलती रहती है लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंशियली होती है या लीनियर ही होती है, ये स्पाइरल है कि आज जो सीखा हो सकता है कल उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो आप और पीछे आ गए वापस और यहां अटके पड़े हैं, फिर जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप और आगे जाएंगे, फिर हो सकता है किसी चीज में दिक्कत हो। तो ये स्पाइरल है लर्निंग, और लर्निंग को आपको प्रोडक्ट की हमेशा सीक्वेंस में हो ये जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट की तरह नहीं। जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है उस दिन समझाया था ना, प्रोडक्ट की तरह सिर्फ व्यवहारवादी देख सकते हैं इसको, है ना, लेकिन हमें प्रोसेस की तरह ही देखना होता है। नॉर्मल केस में दोनों की तरह देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न व्यू प्रोसेस की तरह ही देखता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो आगे पीछे जाती है, स्पाइरल है। तो यहां पे हम कहेंगे कि दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि हमको फिनिश प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस के रूप में देखना है लर्निंग को। कहीं पे लिखा है दोनों गलत हैं, हाँ फोर्थ ऑप्शन में सही है। तो प्रोसेस या स्पाइरल के रूप में, ना कि प्रोडक्ट और लीनियर प्रोसेस के रूप में। इनएक्टिव प्रोसेस यानी अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निष्क्रिय करेगी बच्चे को, बच्चा बोर होकर के सो जाए, नहीं, आपको बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। इनएक्टिव प्रोसेस या पैसिव रखना बच्चे को एकदम नेगेटिव है। हमें बच्चे को रखना है एक्टिव, यानी सक्रिय होगा बच्चा तो पॉजिटिव है। डिबेट्स में, परिचर्चा में शामिल होगा, डिस्कशन में, तो ये पॉजिटिव है। तो बच्चे को सक्रिय रखना है, ना कि नेगेटिव या इनएक्टिव नहीं रखना है, पैसिव निष्क्रिय नहीं रखना है कि बच्चा सो गया। जितना बच्चा एक्टिव होगा, लर्निंग बाय डूइंग हो रही होगी, वो ऑप्शन बेस्ट है, ठीक। असर्शन देखिएगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच भी गए हैं, पता भी नहीं लगा। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैब कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, डिस्कशन डिबेट, यानी बच्चा एक्टिव है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। इनएक्टिव कैसे हो जाएगा, कोई समान थोड़ी है बच्चा, बच्चे को एक्टिव रखना है आपको। एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग, कि जब बच्चा ग्रुप में सीखता है तो उसका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता। नहीं भाई, जब वो पैसिव होगा, इनएक्टिव होगा, तब नहीं होगा मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये तो गलत हो गया, ए सही है, तो ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। तो आपको बच्चों को पैसिव नहीं रखना, एक तो इनएक्टिव नहीं रखना। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें ग्रुप में बच्चा सीखेगा तो अच्छा रहेगा, डिस्कशन डिबेट के माध्यम से सीखेगा, बेहतर रहेगा। ठीक, आज के लिए आखिरी सवाल है, फटाफट से देखेंगे। परफॉर्मेंस गोल्स नेगेटिव, मास्टरी गोल्स पॉजिटिव। परफॉर्मेंस गोल्स के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं फेलियर अवॉइडेंस, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। परफॉर्मेंस गोल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। यानी महारत हासिल करने के जो लक्ष्य हैं, यदि वो निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी आप मास्टरी गोल ओरिएंटेड हैं कि बच्चा मास्टर बने किसी चीज का, इस चीज पे आप फोकस्ड हैं, तो कौन से ऑप्शन को आप सही मानेंगे, फटाफट से बताएं। हाँ प्रिया, मतलब मैं कंप्लीट न्यूज़ नहीं देखी, ये मुझे पता है कि हाँ बीपीएससी को लेकर धरना चल रहा था और उसमें खान सर जो है गिरफ्तार हो गए, जो कि मतलब दुख की बात है। बट मैं प्रॉपर न्यूज़ नहीं देख पाई, मैं क्लास की तैयारी में लगी हुई थी, उस समय क्लास ही लेने आ रही थी, और बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन इशू के चक्कर में इसमें मैं डिटेल में भी देखूंगी और क्या है वो एक बार देखेंगे। दुखद तो है ये चीज़, देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं और बताओ। ओके, आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता सीडीपी। अच्छा, धन्यवाद। हाँ तो इतने साल हो गए, अब तो बहुत सारे लोग जो है देख देख के ही समझाने लगे हैं। लेट्स लर्न सही। देखिए, तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस गोल्स, यानी जिसको हम कह रहे हैं लक्ष्य निर्धारित। अब यहां देखना है, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। यानी आप एबिलिटी को कैसे देखते हैं, ये निर्धारित होगा मास्टरी गोल से। मास्टरी गोल में क्या है, आपको यह है कि आपको हर एक चीज का मास्टर बनना है, सब कुछ जानना है, सीख सकते हैं आप। तो मास्टरी गोल्स कैसे देखेंगे, एबिलिटी व्यू को इंक्रीमेंटल के रूप में, कि आपको हर चीज सीख लेनी है, जैसे वो रणछोड़ दास रेंचो था किसमें, 3 इडियट्स मूवी में। तो ये एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देखेंगे। और मास्टरी ओरिएंटेशन से क्या आएगी, इंटरनल मोटिवेशन आएगी, क्योंकि आपका रीजन बाहर नहीं है सीखने का, आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप आ जाएगी। जब आपको नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सारे टॉपिक आने चाहिए, मजा आता है आपको सीखने में, तो इंटरनल मोटिवेशन बढ़ेगी और इंक्रीमेंटल देखेगी। ये एबिलिटी का जो व्यू है वो आपका इंक्रीमेंटल होगा। वहीं बाकी दोनों में एंटिटी व्यू है एक तरह से, या फिर एबिलिटी को ये लोग, हाँ एंटिटी व्यू है, और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि या तो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं या फेल ना हो जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल हो गई मोटिवेशन, क्योंकि रीजन बाहर है। इफ इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू, अगर एंटिटी व्यू का मतलब फिक्स्ड मान लिया आपने, और फिक्स्ड नहीं फ्लेक्सिबल मानना है आपको चीजों को, यही हम पूरे सेशन में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंटिटी व्यू मतलब एबिलिटी फिक्स है, अब आपके नंबर बढ़ के नहीं आ सकते, क्योंकि क्षमता तो बढ़ाई नहीं जा सकती, क्षमता तो फिक्स होती है। तो फिर अगर ये मान लिया आपने, तो मास्टरी ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता, फिर आप मास्टर कैसे बनेंगे किसी चीज के, यदि आपने ये मान लिया है तो कि आप सीख ही नहीं सकते, फिक्स है जितना आता है। इट ऑफन एम्प्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यही बात हम अभी कर रहे थे, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी क्योंकि आपको मजा आएगा सीखने में, क्योंकि सीखने के लिए सीख रहे हैं आप, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यही बात अभी हमने की। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक, नहीं मास्टरी ओरिएंटेशन में रीजन बाहर नहीं है, वो रेंचो को डिग्री भी नहीं मिली थी, कुछ नहीं मिला था, लेकिन वो सीख रहा था, तो इसमें एक्सटर्नल नहीं है, रीजन इंटरनल है, क्योंकि उसको सीखने में मजा आ रहा था। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू, एक्सटर्नल नहीं है मोटिवेशन, इसमें इंटरनल होगी, क्योंकि आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप जॉय ऑफ लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, आपको चीजें जाननी है इसलिए पढ़ रहे हैं। बात सही है। तो सेकंड ऑप्शन यहां बेस्ट है कि आपको इंक्रीमेंटल व्यू को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाएंगे, मास्टरी ओरिएंटेशन से। और एनहेंस्ड मोटिवेशन होगी, क्योंकि इंक्रीमेंटल व्यू की तरह आप देख रहे हैं एबिलिटी को, कि यानी बढ़ाया जा सकता है क्षमता को यदि पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ा जाए या सीखा जाए तो परफॉर्मेंस गोल्स रखना नेगेटिव हो गया, मास्टरी गोल्स रखना पॉजिटिव है। ठीक, अब ये अचीवमेंट ओरिएंटेशन के अंदर आता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आज के लिए इतने ही हुए हैं, 19 में से कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा कमेंट में। बट ये टर्म्स जो हैं, एक बार ये पीडीएफ भी मैं इसका शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो एक बार इसको 2-4 बार देख जरूर लीजिएगा कि कैसे ये प्रयोग हुए हैं, और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रिपीटेडली। नहीं तो टर्म्स तो कितने भी निकाल सकते हैं हम लोग, पेपर में समय कम है तो लिमिटेड और इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन देख लेते हैं, यानी आपका गोल का ओरिएंटेशन कहां है, सेंटर कहां है किसी चीज को करने का, केंद्र क्या है, रीजन क्या है, वाय क्या है बेसिकली। ठीक, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये ओरिएंटेशन। निपुणता उन्मुखीकरण यानी मास्टरी ओरिएंटेशन, जो इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देगा, और इंक्रीमेंटल व्यू यानी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इस व्यू पॉइंट से देखता है। ठीक, मास्टरी ओरिएंटेशन, रेंचो का एग्जांपल ये बहुत बार दे चुकी हूं मैं, 3 इडियट
मूवी से उठा लीजिए आप, इसमें क्या है, मास्टर बनना था, सब कुछ वो एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी टाइप्स। तो मास्टरी ओरिएंटेशन में रीजन बाहर नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन है। फेलियर अवॉइडेंस में ये राजू रस्तोगी था, रोता रहता था बेचारा, बहुत दुखी था कि बस फेल ना हो जाऊं किसी तरह से, 90 नंबर आ जाएं सीटेट में, मतलब राजू के नहीं आपके। परफॉर्मेंस अप्रोच है, ये चतुर जो था, जो चमत्कार को बलात्कार और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मतलब रट्टाफिकेशन, बिल्कुल रोट लर्निंग पे आधारित था। तो इसको बस फर्स्ट आना है, कुछ भी करके नंबर आ जाए, ये भी एक नेगेटिव तरीका है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव टर्म कह रहे हैं। फेलियर अवॉइडेंस भी नेगेटिव ही है कि आप फेलियर से बचने के लिए, यानी रीजन बाहर है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है इन दोनों ही केसेस में, कि फेलियर का डर है कि डांट पड़ेगी, शादी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। कई लोगों के लिए चीजें भी काम करती हैं, बट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रोच की, तो रट के आए कैसे भी आए नंबर आने चाहिए, ये परफॉर्मेंस अप्रोच है। यहाँ पे एक्सटर्नल बाहरी अभिप्रेरणा काम करती है, और यहां अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेशन की, तो यहां इंटरनल मोटिवेशन काम करती है और इंक्रीमेंटल व्यू काम करता है कि आपकी क्षमता बढ़ सकती है। तो आंसर देख लो, या कुछ तो कह रहा है कोई, हो सकता है, 1 मिनट देखते हैं। ओके, टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बात सही है, पॉजिटिव बात है ना, कि इनएक्टिव नहीं है। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रक्रिया है, ये बात तो सही है, पॉजिटिव है ये बात, क्या है, पॉजिटिव है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, नहीं, नॉलेज प्रोडक्शन एक्टिव प्रोसेस है, ग्रुप में सीखना प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हो सकता है मैंने ये फ्लो में गलत, मतलब कुछ और आंसर लगा दिया हो, तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है, इसमें करेक्ट कर लेना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।